हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग मध्यकालीन भारत के एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे जिसका नाम है मुगलकालीन खेतिहर समाज। यानी कि मुगल काल में कृषि और किसानों की क्या स्थिति थी, उसी के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से उसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल राज को सबसे अधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती थी? तो आंसर होगा कृषि और कृषि उत्पाद से। इसलिए मुगल राजाओं ने कृषि और कृषि उत्पाद पे यानी कि किसानों पे बहुत ही अधिक ध्यान दिया था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुगलकालीन खेतिहर समाज के बारे में जानने के लिए अध्ययन का स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो उसमें पहला स्रोत जो है वो बाबरनामा है, दूसरा अकबरनामा और इसके अलावा भी कुछ स्रोत हो सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं बाबरनामा के बारे में। बाबरनामा, जिसका दूसरा नाम तुजुक-ए-बाबरी है, यह बाबर ने खुद लिखा था। इसका तीसरा जो पार्ट है वो हिंदुस्तान के हालात के बारे में उस समय लिखा गया था। यहाँ की कृषि, यहाँ के कस्बे, यहाँ की दरिया, जंगल, पहाड़ और यहाँ की खेती के बारे में उस समय के उसमें पूरी विस्तृत जानकारी दी गई थी। यह तुर्की भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अकबरनामा किसने लिखा? आंसर होगा अबू फजल ने। अबू फजल अकबर के दरबार का एक नौरत्नों में से एक रत्न था जो काफ़ी योग्य था। इसकी योग्यता को देखते हुए अकबर ने उस समय की प्रामाणिक इतिहास लेखन के बारे में जिम्मा सौंपा। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अकबरनामा लिखने के लिए किस किस स्रोतों का सहारा लिया गया? आंसर होगा अरबी फ़ारसी ऐतिहासिक ग्रंथों, सरकारी दस्तावेज़ों और याददाश्त के आधार पे। जब अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी अबू फजल को दी गई तो उसने सबसे पहले जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे उसको इकट्ठा किया, सरकारी दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया और दरबार में जो भी लोग काम करते थे या जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे उनको बुला करके उनके याददाश्त के आधार पे सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और जो उसमें सब में मेल खाता था उसको अपने किताब में जगह दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अकबरनामा की रचना कितने खंडों में की गई थी? आंसर होगा 3 खंडों में। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं 3 खंडों में क्या क्या था। पहले खंड में अकबर के जन्म से लेकर के 1572 के समाप्त होने तक लिखा था। वहीं दूसरे खंड में उन्होंने तख्त नशीनी से लेकर के शासन के 46वें साल तक लिखा था। और तीसरा जो खंड था उसका नाम आईने अकबरी था। आइन का मतलब होता है कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन। आईने अकबरी के बारे में बताएं। तो इसके बारे में यह 5 भागों में लिखा गया था। आईने अकबरी जो एक खंड है अकबरनामा का वो 5 भागों में लिखा गया था। ये खुद तीसरा भाग है अकबरनामा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। आईने अकबरी का पहला खंड किसके बारे में लिखा गया था? आंसर होगा मंजिल आबादी। मंजिल आबादी उस समय जो लिखा गया था उसमें शाही परिवार और उसके रख रखाव की व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आईने अकबरी के तीसरे खंड के बारे में बताएं। तो ये वो खंड था जिससे हमें भारतीय कृषकों के बारे में या यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। उस खंड को हम लोग खंड मुल्क आबादी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। मुगल काल में किसान को क्या कहा जाता था? तो उस समय किसानों को रैयत या मुजरियान कहा जाता था। ये दोनों शब्द जो हैं फारसी भाषा के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है, मुगल काल में कृषकों की कितनी श्रेणियां थीं? तो कृषकों की श्रेणियां 4 थीं। वो 4 कौन कौन थे? पहला था खुदकाश्त, दूसरा था पाही काश्त, तीसरा था मुजरियान और चौथा भूमिहीन कृषक। चलिए उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। खुदकाश्त किसान कौन थे? आंसर होगा जिनके पास
खुद की खेती योग्य ज़मीन उनके ही गांव में होती थी और वो उस ज़मीन के मालिक होते थे। ये अपना ज़मीन बटाई पे दूसरों को दे देते थे और उनसे एक रकम ले लेते थे। सरकारी दस्तावेज़ों में इन्हें मालिके ज़मीन भी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला, यानी कि 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कहता है पाही कास्त कौन किसान थे? ये वो किसान थे जो अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में खेती किसानी के लिए जाते थे और वहां के खुद कास्त से उनका ज़मीन ले करके और उस पे अपना खेती किसानी करते थे और उन्हें उनके लिए मुआवजा देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। मुजरियान कौन थे? आंसर होगा इनके पास बहुत कम ज़मीन होती थी, इसलिए यह खुद कास्त किसानों से ज़मीन भाड़े पे ले करके और अपना खेती किसानी और गुजर बसर किया करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। भूमिहीन कृषक कौन थे? जिनके पास, आंसर होगा जिनके पास अपनी भूमि नहीं के बराबर होती थी। ये अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी काटने के लिए दूसरे की खेतों में जाकर मेहनत और मजदूरी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। मुगल काल में कृषि कैसे होता था? आंसर होगा हल बैल से होता था। उस समय की हल लकड़ी का बना होता था, उसमें एक नोकीला लोहा लगा रहता था, वही ज़मीन को फाड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। सिंचाई की कौन कौन व्यवस्था थी? उस समय सिंचाई की दो व्यवस्था मुख्य थी, उसमें पहला था रहट और दूसरा था नहर। रहट एक यंत्र का नाम है जो कुएं से पानी निकाला जाता था बैल के माध्यम से। वहीं नहरों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि नहर जो थे वो सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने जो बनवाया था दिल्ली सल्तनत काल में, उसकी इन लोगों ने मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद और ख़ुद भी नहरें खुदवाई, उसी से ये लोग उस समय सिंचाई करवाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। मुगल काल में नकदी फसल को क्या कहा जाता था और नकदी फसल कौन कौन से थे? आंसर होगा नकदी फसल को जिनसे कामिल कहा जाता था और कपास, गन्ना, नील और तिलहन उस समय नकदी फसल हुआ करते थे। इनके अलावा रेशम, तसर ये सब भी नकदी फसल हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। किस मुग़ल बादशाह ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? आंसर होगा जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में गांव कितने भागों में बटा हुआ था? आंसर होगा 5। पहला था असली ग्राम, दूसरा था दाखिली ग्राम, तीसरा था एम्मा ग्राम, चौथा था रैती ग्राम और पांचवा तालुका ग्राम। चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। असली ग्राम वो होता था जो पहले से बसा होता था, यानी पुराना गांव होता था। दूसरा जो दाखिली ग्राम था ये विकसित किस्म का, लेकिन ये पुराने गांव से थोड़ा सा कट के बना होता था, उसको हम लोग दाखिली ग्राम कहते थे। एम्मा ग्राम जो था वो वैसा गांव था जहां से मालगुजारी नहीं ली जाती थी। वहीं रैती ग्राम जमींदारों के क्षेत्र के बाहर के गांव को कहते हैं। वहीं तालुका जो था वो जमींदारों के समूह के अधीन होता था, जिसके लिए जमींदार लगान भी देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में नानकार जमींदार कौन होते थे? ये उस समय नानकार जमींदार वो होते थे उनके पास जो ज़मीन होती थी वो गैर कृषि भूमि होती थी और उसकी ये लोग साफ़ सफाई करके, या वहाँ पे जंगल होता था उसको काट करके भूमि, कृषि योग्य वो भूमि बनाते थे। उसी को जो किसान उसको बनाते थे उनको नानकार कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में जमींदारों की कितनी वर्ग थे? तो 3 वर्ग थे। स्वायत्त सरदार, दूसरा था मध्यवर्ती जमींदार और तीसरा था प्राथमिक जमींदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में बलूत क्या था? बलूत एक व्यवस्था था पारिश्रमिक देने का। ये बलूत उन लोगों को दिया जाता था जो धोबी, नाई, माली, वैद्य वगैरह होते थे, और जब फसल कटता था तो उसमें से एक अंश इनको दे दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में मीर सरदार और वतनदार कौन थे? तो इनको पारिश्रमिक के तौर पर ज़मीन का एक टुकड़ा
जो पंचायत होता था उसके तरफ से दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। मुगलकालीन पंचायत के प्रधान को क्या कहते थे? तो उस समय मुगलकालीन पंचायत के प्रधान को मुकद्दम या मंडल कहते थे। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ओहम राजा कहाँ के थे? आंसर होगा ये असम के थे और मुग़ल शासकों ने इन्हें आज़ादी दे रखी थी कि वो जंगलों से हाथियों को पकड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? आंसर होगा दीवान या दीवाने आला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। इनाम ज़मीन में अकबर ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? आंसर होगा इनाम ज़मीन में आधी ज़मीन ऐसी दी जाती थी जो पहले से खाली थी, यानी उस पर कृषि नहीं होता था, तो वो दे करके विस्तार, उस पर कृषि का विस्तार कराया जाता था। इनाम ज़मीन उस ज़मीन को कहते थे जो राजा किसी को इनाम में देता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। इलाही गज क्या था और इसका इस्तेमाल किसने और कब किया था? अकबर के समय में भूमि नापने का एक मानक था और इसका उपयोग सबसे पहले राजा टोडरमल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दहशाल प्रबंधन या जब्ती व्यवस्था क्या था? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यह व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। इसमें लगान के तौर पे 1/3 भाग लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 10 सालों के लिए भूमि को देख करके भूमि के उपज को देखते हुए 10 सालों के लिए बनाया जाता था। उसके बाद फिर से इसके बारे में समीक्षा की जाती थी 10 साल प्रबंधन में। चलिए आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन। राजस्व वसूली की नस्क प्रणाली किसने लागू की और ये क्या था? आंसर होगा औरंगजेब ने लागू की थी और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कर देने की इसमें व्यवस्था थी। औरंगजेब ने अपने लोगों से कहा था कि हर व्यक्ति को अलग से अलग अलग देखा जाए कि उनकी आमदनी कितनी है और ये भी देखा जाए कि उससे कितना कर लिया जाए कि राज्य को भी कमी महसूस न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन। मुगल काल में समुद्री मार्ग से कौन व्यापार करते थे? तो आंसर होगा सूरत के वोहरा व्यापारी तथा कोरोमंडल तट के चेट्टी या सेट्टी व्यापारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन। हुंडी व्यवस्था क्या थी? आंसर होगा यह बॉन्ड पेपर होता था एक तरह की, या भुगतान पत्र भी इसे कहा जाता था। यह सर्राफ लोग काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वां क्वेश्चन। मुगल काल का सबसे बड़ा उद्योग क्या था? आंसर होगा वस्त्र उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने चांदी के सिक्के ढलवाए थे? आंसर होगा अकबर और औरंगजेब ने चांदी के सिक्के ढलवाए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 35वां क्वेश्चन। प्यादा और फील्ड सैनिक कौन थे? आंसर होगा वो सैनिक जो पैदल चलते थे उन्हें प्यादा कहा जाता था और वो सैनिक जो हाथी से चलते थे उन्हें फील्ड सैनिक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 36वां क्वेश्चन। बादशाहनामा क्या था? तो बादशाहनामा का नाम एक और होता था जिसे पातशाहनामा भी कहा जाता था। ये शाहजहाँ के काल के बारे में अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखा था, जो कि फ़ारसी भाषा में था। तो चलिए आज जो हमारा जो चैप्टर था मुगलकालीन खेतिहर समाज, वो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आप लोगों से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों तो उसको कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।